नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए दर्शक कई दिनों से बोल रहे थे। इस तरह के कई संवाद हमारे पास आ रहे थे, जी हाँ, कि कोरोना काल में प्रेगनेंसी कितनी सुरक्षित है और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल है, क्योंकि एक लंबा वक्त होता है प्रेगनेंसी का, 9 महीने का ये पूरा ड्यूरेशन होता है। तो क्या इस दौरान वैक्सीनेशन ज़रूरी है या वैक्सीनेशन कराना चाहिए? अच्छा है, बुरा है, खतरनाक है, क्या है? क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या वैक्सीनेशन करा के प्रेग्नेंट हो जाने में कोई खतरा है या वो एक सेफ़र तरीका है? क्या इस समय प्रेग्नेंट होना भी चाहिए? और अगर नया नया बेबी आया है तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग, वहाँ पे क्या वैक्सीनेशन? तो बहुत सारे सवाल हैं इनको लेकर। और एक ताज़ा आंकड़ा ये भी है कि पिछली वेव के मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा तादाद में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हो रही हैं। और न सिर्फ वो कोरोना पॉजिटिव हो रही हैं, बल्कि इस बार केसेस सीरियस हैं, गंभीर हैं, आईसीयू तक मामले जा रहे हैं। ऐसे में कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। माँ पॉजिटिव है तो बच्चे पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है? तमाम सवाल हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज उन्हीं का जवाब जानने की कोशिश होगी। इसके लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल है जिसमें शामिल हो रही हैं डॉक्टर गायत्री जुनेजा। आप एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर एजे चितकारा, आप डायरेक्टर हैं पीडियाट्रिक्स यानी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। आप मैक्स हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर नीतू तलवार हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है पल्मोनोलॉजी में फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सांस रोग विशेषज्ञ। मतलब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम डॉक्टर नीतू तलवार से ही शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नीतू, ये बताइए, जो हम कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के आंकड़े हैं लेकिन कहीं कोई क्यूमुलेटिव डाटा नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए भी होता है। लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर्स जिनसे हमने बात की, जो डेटाज हमारे पास हैं, वो ये बताते हैं कि फर्स्ट वेव के मुकाबले सेकंड वेव में प्रेगनेंसी एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, जहां पर महिलाओं को न केवल सिम्टम आ रहे हैं बल्कि वो काफ़ी क्रिटिकल भी हो रही है कई जगह, और आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ रही है, और ये तादाद बड़ी है। यस, थैंक यू विपिन। डेफिनेटली एक बहुत ही चिंता का विषय है ये कि ये जो सेकेंड वेव में प्रेग्नेंट लेडीज़, यंग एडल्ट्स और जो बच्चों पे जो असर हो रहा है वो डेफिनेटली पहली वेव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। मगर आप घबराइए नहीं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं वो रिपोर्ट हो जाते हैं, मगर ज़्यादातर ऐसे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जब बच्चा पैदा होता है तो उसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रही है। देयर इज़ नो डेटा विच इज़ सपोर्टिंग दिस। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही नई बीमारी है, डेटा हर दिन चेंज हो रहा है, हर दिन आंकड़े बदल रहे हैं, मगर ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों पे ऐसे कोई खास ट्रांसमिशन नहीं देखा जा रहा है। जी, तो ये एक अच्छी और राहत की बात हो सकती है कि जो डिलीवरीज हो रही है वहाँ बच्चों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन डॉक्टर, क्या ऐसा हो रहा है कि जो मदर है, अगर वही देखिए, क्योंकि प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किसी के लिए वो बहुत ही ईजी प्रक्रिया, या ईजी नहीं कहूँ तो मतलब एक स्टेबल प्रक्रिया, लेकिन कई लोगों के साथ दिक्कतें बहुत होती हैं। ऐसे में अगर कोरोना भी हो जाए तो जो मदर है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके लिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड या कितना खतरनाक हो जाता है? कोई केसेस में थे, कोई केसेस में, स्पेशली जब पहले से ही कोमॉर्बिडिटीज ऑलरेडी लेडीज में प्रेजेंट हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें डेफिनेटली अगर कोविड होता है तो आउटकम काफ़ी सीरियस हो सकता है और लेडीज कैन बिकम क्रिटिकल। they might require ventilator and ICU and उनका आउटकम बुरा हो सकता है। बट डेफिनेटली दिस इज मोर इन दोज जिनमें ऑलरेडी पहले से कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के या पहले से ही बीमारियां मौजूद हैं। जी, तो चलिए, ये तो राय हो गई एक सांस रोग विशेषज्ञ के नज़रिए से। लेकिन अगर अब हमारे साथ डॉक्टर गायत्री जुनेजा भी हैं। डॉक्टर जुनेजा, आपके पास ऐसे कितने केसेस आ रहे हैं इस साल? क्या तादाद बढ़ गई है जहां पर जो माँ है या गर्भवती है उनको कॉम्प्लिकेशन आए हैं और वो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसके बाद चीज़ें संभालने में काफ़ी मुश्किल जा रही है? देखिए, इस साल जो है डेफिनेटली केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। रीज़न एक तो ये है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं। आसपास जो है माँ के घर में एक बार इन्फेक्शन होने से बहुत सिवियर भी जल्दी फैल रहा है। दूसरी चीज़,
क्रिटिकल कंडीशन पहुंचने के लिए डेफिनेटली 1 in maybe 80-90 लेडीज हैं प्रेगनेंसी में जो क्रिटिकल पहुंच रही हैं, बट वो अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो पहले से कोमॉर्बिडिटी से सफर कर रही हैं या हमारे पास लेट आ रही हैं लेडीज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल पैनिक करा दें उनको। इस वक्त जरूरत ये है कि हमें अपने साथ सावधानी बरतनी है, ये कि आपका घर में अगर किसी को केस आता है तो आप मदर को आइसोलेट कर दीजिए प्रेगनेंसी में। क्रिटिकल में जाने देने से पहले हमारे को काफी वार्निंग साइंस मिलते हैं, इसलिए हमें अपना ज्यादा ये बताना चाहिए कि हाँ रिकवरी रेट ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि हर प्रेगनेंसी लेडी क्रिटिकल में चली जाती है। पर पिछले साल के हिसाब से इस साल काफी केसेस आ रहे हैं। राइट, क्योंकि इस साल केसेस आ रहे हैं इसलिए चिंता का विषय भी है। डॉक्टर चितकारा, वैसे तो डॉक्टर नीतू तलवार ने इसका एक हद तक जवाब दिया, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों पर इसका क्या मतलब, जो नवजात है, जो इस दुनिया में आने वाला है या अभी गर्भ के दौरान ही है, उसके ऊपर इन सारी चीज़ों का क्या असर पड़ता है? देखिए, दो पक्ष में बिल्कुल साफ कर दूं। एक पक्ष है कि किसी भी अवस्था में, चाहे प्रेगनेंसी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे 15 से 45 साल वाले हैं या बड़े हैं, तो नंबर ऑफ केसेस जो हैं हमारे कुल संक्रमण बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जब संक्रमण ज़्यादा हो जाता है तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इसको हम कहते हैं परसेप्शन। अब फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट आपको तब समझ में आएंगे अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल के हम आंकड़े आपस में हेड टू हेड कंपेयर करें कि क्या सेलेक्टिवली ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन, चाहे बच्चे हों, चाहे प्रेग्नेंट महिलाएं हों, क्या या बड़े हों, क्या वो ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं या नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये है कि यस, देयर इज एन इंक्रीज परसेप्शन। सोच है कि हाँ बहुत मरीज आ रहे हैं, और सच्चाई है ये है कि क्योंकि नंबर ऑफ केसेस एक्सपोनेंशियली सडनली बहुत ज़्यादा ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बढ़े हैं, तो ये नंबर्स हर डॉक्टर के पास हर अवस्था में डेफिनेटली बढ़े हैं। दूसरा सवाल आपका कि क्या बच्चों में संक्रमण होगा? ऑब्वियसली अगर एक प्रेग्नेंट महिला जिसको कोविड पॉजिटिव है, जो बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चे से माँ को कोविड एक होता है गर्भ के दौरान, जिसका अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन एविडेंस नहीं है, लेकिन पैदा होने के बाद क्योंकि बच्चा माँ के संपर्क में ही रहेगा तो बच्चा ये इन्फेक्शन कैरी कर सकता है। लेकिन क्या बच्चों में खराबियां होने का वो संशय है? डेफिनेटली जब बहुत सारे बच्चे कैरी करेंगे ऑर्गेनिज्म, उनमें से अगर 1% भी संक्रमित बच्चे मेरे लक्षण शो करते हैं, इस पीक के दौरान डेफिनेटली वी विल सी अ मोर नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स आल्सो अफेक्टेड। बट सच्चाई ये है कि बच्चों में फॉर्चुनेटली डिजीज एक बड़ी माइल्ड रही है। जैसे एडल्ट्स में हम कहते हैं कि 10 से 15% को शायद अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, बच्चों में वो आंकड़ा 5% है। और दो सेक्शंस वो खराब है, मेरे 1 साल से छोटे बच्चे इंक्लूडिंग मेरे न्यूबॉर्न बच्चे, प्लस मेरे एडोलेसेंट्स जो 12 से लेके 18 साल के बीच में हैं। तो ये एक साफ पक्ष है जो आज की डेट में देखा जा रहा है और बात की जा रही है। तो विपिन जी, किसी भी बीमारी की अवस्था में डर से ज्यादा है कि समझदारी, सावधानी से काम लिया जाए। जिंदगी जीने के लिए है, बिना डरे लेकिन सावधानी से स्वस्थ रहे। ओवर। जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल इसी अप्रोच के साथ ही हमें मुकाबला करना है कोरोना का, और फैक्ट्स पर चलना है, परसेप्शन पर नहीं। डॉक्टर जुनेजा, यहाँ पर एक सवाल और है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, और वो सवाल ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर कि क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन इज सेफ? जितना हमने पढ़ा है, हमने जाना है, हिंदुस्तान में अभी इसको लेकर कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। विदेशों में ये हो रहा है, WHO ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन इंडिया में शायद अभी इसको एक गो अहेड नहीं मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बीमारी हमारे सबके लिए एक नई बीमारी है, पिछले साल ही अभी आई है। USA, यूरोप में हालांकि बहुत इनमें रिसर्च हो चुकी है प्रेगनेंसी में। रिसेंटली अभी फरवरी में एक स्टडी आई है USA की, जिसमें तकरीबन 20,000 प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेशन लगवाई थी।
और उसमें ये देखा गया कि कोई भी जो प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी भी होती है, जब बच्चे के अंग बन रहे होते हैं, तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं मिली कि बच्चे को कोई दिक्कत आएगी। अब एक मोटी बात समझने की ये है कि जितनी भी वैक्सीन आ रही हैं, चाहे वो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, या कोई भी फाइजर की है, मेदांता, कोई भी है, मॉडर्ना की है, सबका एक ही सिंपल तरीका है कि वो डेड आरएनए वायरस का लेके बॉडी में इनोकुलेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी अपना इम्यूनिटी बनाती है। अब प्रेगनेंसी में हम कभी लाइव वाली वैक्सीन नहीं देते हैं। अब ये डेड वैक्सीन है, इससे हमारी बॉडी जो है प्रिपेयर हो जाती है कि अगर इन्फेक्शन कैच करता है तो वो उतना सीवियर नहीं होता है। हालांकि रॉयल कॉलेज यूपी जो हमारा इंग्लैंड का है, उन्होंने अलाउ कर दिया है। रिसेंटली में हमारी जो इंडियन एसोसिएशन है, फॉक्सी, जो फेडरेशन ऑफ गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी अप्रूव कर दिया है। 13 तारीख, कल ही हम लोगों की मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, और जो पैनल है प्रेगनेंसी में जो और वैक्सीनेशन को जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जो एडवाइस करता है, उन्होंने गर्भावस्था में और जो है लैक्टेशन टाइम में अप्रूवल दे दिया है। जी बहुत जल्दी इसका सर्कुलर भी बाहर आने वाला है। प्रेगनेंस रही बात टाइमिंग ऑफ वैक्सीनेशन, अगर आज मुझे पहली वैक्सीन लगी है तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, वैक्सीन लूँ या नहीं लूँ। अगर मेरी वैक्सीन लगी और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमें वैसे भी हम कहते हैं कि अगर आपको वैक्सीन लगानी है तो आप 3rd मंथ यानी 4थे महीने में आप प्रेगनेंसी के सेफली लगा सकते हैं। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट से भी जल्दी अप्रूवल हमें आने वाला है, और हम यूनिवर्सली हम हर प्रेग्नेंट लेडी को और एनी टाइम आफ्टर डिलीवरी हम वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं लेडीज में। जी, तो डॉक्टर जुनेजा, ये तो आपने बहुत बड़ी खबर यहाँ पर बता दी कि इंटरनल अप्रूवल्स हो चुके हैं, गवर्नमेंट से भी नॉड मिल चुका है, बस उसका एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होना बाकी है। और फिर हिंदुस्तान में भी जस्ट लाइक कि हम अमेरिका में देख रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को या लैक्टिंग मदर्स को जो स्तनपान करा रही है, उनके लिए भी वैक्सीन का अप्रूवल मिल जाएगा और वैक्सीन लगाई जा सकेगी, और ये पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यहाँ पर एक सवाल और है जिसको मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर नीतू तलवार आपसे, कि पीरियड्स के दौरान क्या वैक्सीनेशन अवॉइड करना चाहिए या उसके आगे पीछे है? ये कई लोगों के मन में भ्रांति है कि क्या इससे थोड़ा सा और कष्टदायक हो जाएगा वो वक्त, या फिर इससे कोई कनेक्शन नहीं है उन दोनों चीज़ों का। आप अगर इसको यहाँ पर स्पष्ट करें तो। या थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि कई अफवाहें उड़ रही हैं और सवाल उठ रहे हैं वैक्सीनेशन को लेके, प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर्स एज वेल एज जब पीरियड्स होते हैं तभी भी। तो ये मंच पर मैं स्पष्ट कहना चाहूँगी कि ये वैक्सीन बहुत ही सेफ है। अब तक इतने लोगों को लग चुका है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही माइल्ड हैं, और ये स्मॉल एज ग्रुप में तो बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर हैं। और पीरियड्स के साथ बिल्कुल कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। आप पीरियड्स के दौरान, पीरियड्स के इमिडिएटली बाद या थोड़े टाइम पहले भी अगर लगाते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, एफिकेसी सेम है। और डॉक्टर गायत्री ने जो बोला था, मुझे भी उसमें ऐड करना है कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल करेक्ट बोला है कि 13 मई को ही फॉक्सी, जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनी इंडिया की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, उन्होंने रिकमेंडेशन डेफिनेटली गवर्नमेंट को दी है। एंड फ्रॉम आवर साइड, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स रिसेंटली 2 days बैक वेस्ट दिल्ली ब्रांच ने भी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी है कि फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो, बिकॉज ये लाइव वायरस नहीं है, तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन वी वुड रिकमेंड इन प्रेग्नेंट एज वेल एज जो माएँ हैं जो दूध पिला रही हैं, उनमें भी ये रिकमेंडेड है। और एक बहुत ही रिसेंट स्टडी है जो जामा, दैट इज जर्नल ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से 2 दिन पहले ही आर्टिकल निकला है, जिसमें दे हैव इंक्लूडेड प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग एंड अदर लेडीज़, और उसमें प्रमाणित किया गया है कि अगर वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी के दौरान होती है, लैक्टेटिंग मदर्स में होती है जो दूध पिला रही माँ हैं, नवजात शिशु के साथ जो ब्रेस्ट मिल्क फीड करा रही हैं, उनमें बिल्कुल सेफ है। और एंटीबॉडीज़
बन रही हैं और ये एंटीबॉडी लेवल जो नवजात शिशु पैदा हो रहा है कॉर्ड ब्लड में भी पाए जा रहे हैं और ब्रेस्ट मिल्क में भी सिक्रीट हो रहे हैं, तो ये प्रोटेक्टिव और बचाव कारी सिद्ध हो रहा है नवजात शिशु में भी। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग अहेड और होपफुली जल्दी गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस आ जाएंगे और ये प्रमाणित हो जाएगा। थैंक यू जी, चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज हमें आप लोगों के द्वारा पता लग रहा है कि रिकमेंडेशन है, वो ये बात पता थी लेकिन ऑलमोस्ट उसको नॉड मिल चुका है, यानी कि हम देखेंगे 1-2 दिन के अंदर ऐलान हो जाएगा कि देश में गर्भवती महिलाएं या जो स्तनपान करा रही हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है और उन्हें भी वैक्सीनेट किया जा सकेगा, उन्हें सुरक्षित किया जा सकेगा। चलिए, इसी बात पर ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल हम लेकर आएंगे और वो ये, और अपने पैनल से पूछेंगे कि क्या इस दौरान कंसीव करना, जिस कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, क्या इस समय प्रेगनेंसी में जाना, बच्चा पैदा करने का एक प्लान करना सही है या रुका जा सकता है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे हमारे एक्सपर्ट, इस छोटे से ब्रेक के बाद जरूर सुनिए। With me today is Tahir Badshah, CIO and President Equities at Invesco. What is Tahir Badshah's investment philosophy? You mentioned process at Invesco. If you could take us through some of that philosophy process, how do you invest day in, day out at Invesco? What we do is basically divide stocks into some 7-8 different categories based on what is the investment rationale of each of these companies, if at all, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे लगता है उसमें खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं इसीलिए स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में ही खबरें हैं, इसलिए इसमें अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, आप रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। बंगाल की लड़ाई क्या हिंदू मुसलमान पे पहुंच गई है? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। भारत के राजनीति की सबसे बड़ी कमी ये है कि लोग गलती एक्सेप्ट नहीं करते। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। What are India's learnings from the global markets on blockchain and cryptocurrency? Watch WazirX and CNBC TV 18 present Crypto, Digital Assets of the Future at these times. Presented by WazirX. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात हो रही है कि क्या स्तनपान कराने वाली महिलाएं या गर्भवती महिलाएं या गर्भधारण करने से पहले तमाम ऐसे सवाल हैं, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन सेफ है। और इस बार हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव में जिस तरीके से प्रेग्नेंट वुमेंस में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं, तो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या इस वक्त प्रेगनेंसी के लिए जाना एक सही फैसला होगा। ये बड़ा सवाल हमने कहा था ब्रेक के बाद उठाएंगे। तो डॉक्टर जुनेजा, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या इस वक्त प्रेगनेंसी प्लान करना ठीक है? अगेन हम कहेंगे कि लंबा वक्त होता है 9 महीने का, लेकिन हमें नहीं पता है, अभी तीसरी वेव की भी बात हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो क्या सही होगा? और क्या ऐसा है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है वो तो कर लें, लेकिन जो अभी यंग हैं, जिनके पास वक्त है, अगर वो ठहर जाएं तो बेहतर? जो भी आप बताएं। राइट तो यहाँ पर शायद गायत्री जी से हमारा कनेक्शन टूट गया है। ये सवाल हम लेकर आते हैं, लेकिन इस बीच हम एक बार बात कर लेते हैं डॉक्टर चितकारा से। डॉक्टर चितकारा, आप शायद ये क्वेश्चन फॉलो अप में ही आता, लेकिन हम गायत्री जी से अभी जुड़ नहीं पाए, लेकिन मैं यही जानना चाहूँगा कि अगर एक बेबी बॉर्न होता है, कितने चांसेस हैं कि उसके अंदर भी वो कॉम्प्लिकेशन कैरी करके आ रहा है, और क्या उसको उससे खतरा हो सकता है? आप बीमारी के संबंध में चाहते हैं या मदर को अगर वैक्सीन लगा है और उसके बाद न्यूबॉर्न में क्या हो सकता है?
ये 2 प्रश्न, कौन सा प्रश्न? नहीं, मैं बीमारी के, क्योंकि इस समय काफी केसेस आ रहे हैं। जी जी। तो मैंने अभी क्लियर किया कि गर्भावस्था के दौरान कोविड का ट्रांसमिशन टू न्यूबॉर्न का अभी तक बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। ओकेजनल, जिसको हम कहते हैं एनेक्डोटल केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। जो असली ट्रांसमिशन है वो बच्चा पैदा होने के बाद, जब माँ और बच्चे दोनों संपर्क में रूम इन किए जाते हैं, उस दौरान ट्रांसमिशन होने की संभावना होती है। लेकिन हमारे अस्पताल में जो प्राय हमने ये जोड़े देखे हैं जिनमें बच्चा किसी भी कोरोना संक्रमित महिला जो कि प्रोबेबली एसिम्प्टोमेटिक थी या माइल्ड डिजीज थी, तो न्यूबॉर्न्स वर एब्सोल्युटली हेल्दी, स्वस्थ थे, और अगले 3-4 दिन के ऑब्जर्वेशन में वो स्वस्थ रहे और घर में भी जाके स्वस्थ रहे। ये हम आपको पिछले 1 साल के आंकड़े बता रहे हैं जितनी डिलीवरीज हुई। रेयरली बच्चा भी संक्रमित होता है, वो 3, 4, 5वें दिन पे हम एक नॉर्मल प्रोटोकॉल्स हैं, टेस्ट करते हैं, और अगर संक्रमित पाया जाता है तो उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिली। पर उसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। देयर आर केसेस जिसमें हम संक्रमित न्यूबॉर्न्स में बीमारियां देखते हैं, पर वो दैट ओवरऑल परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन एक सवाल जरूर विपिन जी कहना चाहूंगा, वो बड़ा हास्यास्पद, तो परसेंटेज काफी कम है। तो यहाँ पर डॉक्टर जुनेजा जुड़ गई है, मैं उनके पास जाता हूँ। डॉक्टर जुनेजा, मेरा प्रश्न ये था जो मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था कि क्या इस वक्त प्रेगनेंसी को प्लान करना एक सही कदम होगा, क्योंकि हमें नहीं पता ये कोरोना काल कितना लंबा चलेगा। 3rd वेव की भी बातें हो रही हैं, कह रहे हैं उसमें बच्चों पे ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। तो कैसे फैसला करें जो यंग कपल्स है वो? देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इसलिए है बिकॉज अब कई यंग कपल्स हैं जो जिन 22 साल, 23 साल, 24 साल, उनको हम कह सकते हैं आप शायद थोड़ा रुक जाइए। बट देन जो जिनके साथ एज नहीं है, लाइक लेट 30s में है, 40s में है, उनके लिए क्या? सो अगर हम एज वाइज कैटेगरी जाएं, कोरोना डेफिनेटली कुछ चंद साल हमारे साथ रहने वाला है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं हम उसको थोड़ा और समझ पा रहे हैं। एक चीज हमें ये समझ आ गई है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कोरोना से बच्चे में कहीं कोई बनावटी खराबी नहीं आती है। तो अगर आप प्लान करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे यंगस्टर्स हैं उनको IVF या हेल्प की जरूरत है, तो उनको हम कहते हैं कि आप ये आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स थोड़ा रुक के करा लीजिए। जो अपने दूसरे लेटेस्ट फेज में है, लेटेस्ट स्टेज में है कि आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है या नहीं करना है, वो फिर हम पेशेंट से आपस में बात करके उनको सारे बेनिफिट्स और उसके प्रोज एंड कॉन समझा के फिर वो हम पेशेंट के साथ एग्री करते हैं कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है कि हमें प्रेगनेंसी के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। डिपेंड्स किस सिचुएशन में कपल है। अगर प्रेग्नेंट हो गए हैं तो नो प्रॉब्लम, गो अहेड, आप करिए अपनी प्रेगनेंसी आगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो यहाँ पर सवाल पूछने का रीज़न यही था, और आप सही कह रही कि ये बहुत ही इंडिविजुअल क्वेश्चन है और बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। लेकिन बस हम यही चाह रहे थे कि जो भी दर्शक हैं या जो भी यंग कपल्स हैं जो प्लान कर रहे हैं उनको एक स्थिति स्पष्ट हो और एटलीस्ट वो डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको प्लान करें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि चाहे वो महिला हो जिन्हें ये पूरा प्रोसेस करना है और चाहे वो आने वाला शिशु हो, उन दोनों में से किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। एक लास्ट कमेंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर तलवार, आपकी भी यही राय है जो अभी डॉक्टर जुनेजा ने कही? नहीं, मैं थोड़ा डिफर करूंगी बिकॉज लाइफ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम, और ये एक नया पैंडेमिक है, लाइफ एंड डेथ का मामला है। तो अगर आप प्लान करने की सोच रहे हो कि चलो वर्क फ्रॉम होम है, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, लेट्स प्लान, देन डेफिनेटली मेरे तरफ से हमारी तरफ से बिल्कुल भी ये रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, क्योंकि नंबर 1 रीज़न ये है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़बरदस्त हो जाता है लेडी के ऊपर।
इवन व्हेन अगर सोचते हैं मे बी कि मैं प्रेग्नेंट होंगी और फिर बच्चे का क्या, लिटरेचर हमारे पास है नहीं, हमें सिर्फ अंदाजे से हम बता पा रहे हैं अब तक के जो स्टडीज़ आए हैं उसके ऊपर। तो आई डोंट थिंक कि ये रिस्क और प्लान करने के लिए आई वुडंट रिकमेंड प्लानिंग इट। दूसरी बात यह है कि अगर लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके ऊपर भी एक मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरी बात है, प्रेगनेंसी में आपको बार बार हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ेगा चेकअप्स कराने के लिए, अल्ट्रासाउंड होते हैं, बहुत इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इट इज़ नॉट सिंपल। सो अननेसेसरली आप एक्सपोज हो रहे हो एक हॉस्पिटल सेटअप में, एक कोविड हॉस्पिटल सेटअप में। फोर्थली, डिलीवरी के लिए भी आपको हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। तो अननेसेसरली ऐसे कोई भी इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फ्यू मंथ्स मैक्सिमम अ ईयर। और जैसे हमारे क्योंकि मेरा समय पूरी तरह से समाप्त हो गया है, जस्ट जी डॉक्टर चितकारा, अगर आप एक लाइन में बता दें, क्योंकि बच्चा आ भी गया इस दुनिया में तो उसके बाद भी काफ़ी सारे चेकअप्स, प्रोसीजर, उसके वैक्सीनेशन और एक लंबा प्रोसेस होता है जहां पर आपको हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। आपकी क्या रहेगी सर? समय समाप्त है इसलिए थोड़ा शॉर्ट रखिएगा। जी, वैक्सीनेशन जो बाकी बीमारियों के लिए हम करते रहे हैं वो नहीं रुकना चाहिए, लेकिन सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। अस्पताल में या क्लिनिक में हम कोशिश करते हैं कि उनको स्टैगर्ड उस टाइम बुलाया जाए जब भीड़ नहीं है। नहीं सर, मेरा सवाल स्पेसिफिक है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लान करें या थोड़ा रुक जाएं? देखिए, प्लान करना एक जाती मामला है, लेकिन 9 महीने के बाद कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता कि उस समय सिचुएशन क्या होगी। ये सब स्पेकुलेशन है, वेव्स। हम प्रिपेयर्ड होंगे, प्रिपेयर्ड रहना है और जिंदगी को जीते रहना है यथानुसार सावधानी से, ये कह सकता हूँ। राइट। क्योंकि सर मेरा समय समाप्त हो गया, ये आपने एक अच्छी बात की। तो बहुत ही थिन लाइन है ये और बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है। क्या प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं वो हमारे डॉक्टर पैनल ने आपको बताया, लेकिन ये फैसला अंत में आपको ही करना है। हम यही कहेंगे कि आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके अच्छी तरह से सोच और समझ के फैसला कीजिए। बाकी फैक्ट्स आपके सामने हैं कि इस समय क्या क्या हो रहा है। क्योंकि समय समाप्त हो गया, चर्चा काफ़ी और भी की जा सकती है, और भी शायद कुछ प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें की हैं उससे भी काफ़ी हद तक लोगों के लिए चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप तीनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।